ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। आई होप कि आपने पिछला पुराना वीडियो देख लिया होगा। साउंड वाला जो साउंड पार्ट 1 है उसमें वॉइस का इशू था और काफ़ी टाइम लगा उसको ठीक करने में। ठीक अच्छी तरह से हो भी नहीं पाया और उसका साउंड क्वालिटी जो है, वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा कम है। बट आई थिंक कि फॉर एग्ज़ाम मतलब अभी टाइम कम है तो यू गाइस विल मैनेज, ठीक है। और उसी के कंटिन्यूटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये एक ऐसा पोर्शन है जो मतलब या अगर बहुत अच्छे से रटा हुआ है तब हमारा आंसर सही होता है, नहीं तो फिर बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो हमारा आंसर सही होता है। और हम लोग इसके बीच में कहीं पे लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट से सवाल आता है, तो अगर इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो ना, मतलब सुपरफिशियल ही हो बट ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो, देन मतलब बाकी चीज़ें समझने में भी। और जैसे लाइट का अगर प्रॉपर्टी कुछ पूछ दिया एग्जाम में या फिर मैकेनिकल वेव का ही पूछ दिया तो हम इंटर रिलेट करके समझ पाते हैं कि अरे यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और मैकेनिकल वेव क्या है। तो वेव का तो हमने देखा कि वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव क्या होता है, फिर उसमें हमने साउंड वेव को पढ़ा, ठीक है। साउंड वेव का जो अलग अलग चीज़ें थी वो हमने डिस्कस किया है पिछले पुराने वीडियोज़ में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और देख लिया है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ना सबसे पहले ये मैक्सवेल ने बताया था, जेम्स मैक्सवेल ने। और इन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बताया कि भाई ये दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड है, ऐसा कुछ फिनोमिना है। इनके पहले इन चीज़ों के बारे में मतलब सोचना या उसके बारे में एकेडमिक लेवल पे इस तरह से बात करना, दैट वाज मतलब वो हो नहीं रहा था। पहली बार इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फिनोमिना और मैग्नेटिक फिनोमिना जो है वो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को मॉडिफाई करता है, दोनों एक दूसरे के फंडामेंटल्स को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, वो भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं। तो इन्होंने ही पहली बार बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करते हैं, वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करते हैं। देखिए होता पहले क्या था कि सबको लगता था कि सन से जो लाइट आ रहा है ना, तो लाइट मतलब कोई भी वेव अगर ट्रैवल कर रहा है तो विदाउट मीडियम नहीं होगा। जो हमने मैकेनिकल वेव में देखा था कि आम आदमी को अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है तो उसको बगल में एक मीडियम चाहिए होता है। लेकिन वहीं पे हमने डिस्कस किया कि अगर रजनीकांत है तो उनको मीडियम का जरूरत नहीं है, वो बस पैर हाथ हिलाते हैं, अपना चश्मा हिला देते हैं, 50-100 आदमी वैसे ही गिर जाता है इनके वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। तो बट ये पहले लोगों को वो होता नहीं था कि भाई वेव कैसे विदाउट मीडियम ट्रेवल करेगा, कुछ तो मीडियम चाहिए, और जो मीडियम होगा वो हम लोग को पता नहीं होगा, हम लोग उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हम लोग उस पर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। बट मैक्सवेल का कहना था कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पेस के थ्रू प्रोपागेट करता है, उसको मास की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेस का मतलब कि खाली वैक्यूम स्पेस की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मास का यानी मीडियम का जरूरत नहीं है, ये जरूरत सिर्फ मैकेनिकल वेव्स को होता है। स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है। तो अब हुआ भाई कि वैक्यूम से कैसे, मतलब क्या आखिर हो क्या रहा है, कैसे कोई एनर्जी जो है बिना किसी मीडियम के यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है, बिना किसी मीडियम के, ठीक है। तो मैक्सवेल ने ऐसा बताया, बट इस चीज को एक्सप्लेन किया था हेनरिक हर्ट्ज ने, ठीक है। इन्होंने क्लैरिफाई किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब अपना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे थ्योरी दिया और पूरे अच्छे तरीके से इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया। अब सवाल ये है कि सिंस वी आर नॉट स्टूडेंट ऑफ आईआईटी जेईई नीट और फॉर दैट मैटर की हमें पीएचडी नहीं करना है, तो हम बस इनका नाम जान रहे हैं कि आखिर ये बैकग्राउंड कैसे कैसे ये शुरू हुआ और कैसे डेवलप हुआ है, और हमें कितना जानना है वो भी हम लोग आगे जान लेंगे। तो इन्होंने कंक्लूसिव वे में बता दिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, और उसके लिए रेडियो पल्सेस को प्रोपगेट करके इन्होंने दिखाया, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को करके दिखाया लैब पे एक्सपेरिमेंटल लेवल पे, और तब जाके ये बात स्टैब्लिश हुई कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं एंड दे ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। और दैट्स वाई इन्हीं को थोड़ा सैल्यूट करने के लिए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में रखा गया। तो हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है, ठीक है। तो अब यहीं पे सवाल आता है जो कि आप लोग आंसर नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि आपको जब फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज है तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट बताना। बहुत सिंपल है बट फिर भी आप लोग बताएंगे नहीं, खैर कोई बात नहीं, इट्स योर विश। तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये। और अच्छा, ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, बीच में थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था कि कौन सा डाला गया है कौन सा नहीं डाला गया है, तो एनसीईआरटी का सब डाल दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि कुछ पीडीएफ्स ऐसे हैं, जैसे ये पीडीएफ है कि आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ पीडीएफ ऐसे होते हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, शायद आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। क्योंकि पीडीएफ को अपने हिसाब से तो जितना छोटा बनाने की कोशिश की गई है कि बना लें इसको छोटा, बट होता क्या है कि अब इधर उधर से कॉपी पेस्ट ही
करना होता है। अपन बैठ के यहाँ रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं, तो कहीं से फोटो उठाए, कहीं से मटेरियल उठाए और उसको कट पेस्ट क्रॉप वगैरह करके और सटीक एक थोड़ा सा मटेरियल देने की कोशिश की जाती है। तो पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। ये है सिंपल इसका थ्योरी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि रजनीकांत अपने घर में बैठे हैं, रजनीकांत वैसे ही चार्ज्ड है, चार्ज्ड व्यक्ति हैं, उनकी मूवीज को अगर आप देखें तो हमेशा चार्ज लगते हैं। और इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड से संपर्क करा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या कि मान लीजिए कि ये बाहर निकल जाए फैन से मिलने के लिए, फैन से जब ये मिलने के लिए निकलेंगे, बाहर सड़क पे निकल जाएंगे तो लोग आसपास आके ऐसे जमा हो जाएंगे, है ना। लोग आसपास आके ऐसे जमा हो जाएंगे और ये अपनी गाड़ी से जा रहे होंगे, तो ये जो हाथ हिलाते हैं, फैंस जो है उधर से पोस्टर लेके खड़े हैं, माला लेके खड़े हैं, ये सब क्या है, ये है कि इनका जो ये जब रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो इनके शरीर से, इनके ऑरा से, इनके होने से कुछ वेव्स वहां पे निकल रहा है, ठीक है। जो वेव्स इनको अट्रैक्ट कर रहा है, इन पे इंपैक्ट डाल रहा है। तो ऐसा ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है और वहां से कुछ वेव्स निकलते हैं और उस वेव्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म होने के लिए देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। बताया अभी कि रजनीकांत घर पे बैठे हुए हैं तो भाई वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड उनका बना हुआ है, क्यों, क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है, वो हमारे जैसे नहीं है, वो साउंड पार्टिकल जैसे नहीं है, साउंड वेव जैसे नहीं है कि जिसको मैकेनिकल मीडियम चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए, या बहुत कम उसका एनर्जी होता है साउंड पार्टिकल का। अगर पिछले साउंड का चैप्टर जिसका कि वॉइस क्वालिटी खराब है उसमें आपने देखा होगा, तो जो रनर्स थे कम्युनिकेट करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, दौड़ के जाना होता था, बगल वाले को मैसेज दिया और फिर वापस अपने पोजीशन पे आ गया, फिर यहाँ जाके इसको बता दिया कि हाँ भाई मैसेज ट्रांसमिट हो गया। तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना और इतना होता था, ठीक है। ये मैकेनिकल वेव था कि इसको मीडियम चाहिए और बस इतना डिस्प्लेस हो सकता है। बट जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो अपने आसपास अदृश्य लेकिन एक फील्ड बना के रखता है, वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो रजनीकांत जहां पे रहेंगे, आप मान लीजिए कि एयरपोर्ट पे हैं और वो भी एयरपोर्ट पे हैं, आपको मिल गए बाई चांस, तो आपके इर्द गिर्द कुछ नहीं फील होगा, लेकिन इनके इर्द गिर्द लोग को जाने में ही फीलिंग आने लगती है कि अरे कोई तो बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है, कुछ ऐसा माहौल फील होने लगता है, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखता है। लेकिन इसी चार्ज पार्टिकल को जब आप मूव करा दीजिए, मूव करने लगे, है ना, जो अभी बोला कि भाई रजनीकांत अगर गाड़ी लेके निकल जाए, या शाहरुख खान अपने बालकनी पे आ जाते हैं, या नरेंद्र मोदी रोड शो पे निकल जाते हैं, या कोई भी इस तरह के बड़े पर्सनालिटी जिनका करिश्मेटिक पर्सनालिटी होता है, और वो जब मूव करते हैं तो एक काइंड ऑफ ऑरा डेवलप हो जाता है, काइंड ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, सब लोग उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सब लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो वही चार्ज पार्टिकल के साथ होता है कि जब वो मूव करता है ना, तो उसके अराउंड इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, दिस इज इट। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल से क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल से क्रिएट होता है, बस इतना याद रखना है। और जब मूव कर गए तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है भाई कि रजनीकांत गाड़ी लेके निकल गए हैं या शाहरुख खान अपने बालकनी में आ गए हैं। बालकनी में आने के वजह से क्या है कि वहां पे उनके बंगलों के सामने जो है नीचे लोग हजारों लाखों की संख्या में खड़े हो जाते हैं, मैग्नेटिज्म काम कर रहा है, ठीक है। ठीक, अब ये डायरेक्शन वगैरह हम लोग देखेंगे कि फोर्स जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ये फ्लेमिंग्स रूल में हम लोग अभी देखेंगे आगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ये हमने देख लिया। नथिंग बट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवलिंग थ्रू फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, नथिंग, कुछ नहीं, बट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवलिंग थ्रू द फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको हम दिखाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल का, ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा बहुत मूव किया, ठीक है, ऑसिलेट किया अपने जगह पे, अपने ही जगह पे थोड़ा सा ऑसिलेट करता है, और इसके वजह से क्या होता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना फिर और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब ये चार्ज थोड़ा सा मूव किया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंपैक्ट करता है। तो बेसिकली देखिए, अब ये
डेप्थ में और डीप में जाके हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये समझना है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है ग्रीन वाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करता है और फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता जाता है। और इसलिए इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एक जगह से चार्ज पार्टिकल, एक जगह से रजनीकांत ने बैठ के ये सब सारा तूफान जो है खड़ा कर दिया और ये तूफान फैलता जाएगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। और इसका थोड़ा बहुत जो बेसिक कंसेप्चुअल चीजें हैं कि भाई चार्ज पार्टिकल और मूविंग चार्ज पार्टिकल से ये डेवलप होता है, फ्री स्पेस में वैक्यूम में ट्रेवल करता है। और जब वैक्यूम में ट्रेवल करता है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। लाइट भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है। ठीक है, और क्या है, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास ये भी ऑसिलेट करता है। बट वो जो साउंड वाला पार्टिकल था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये अपने जगह पे ऑसिलेट करता है और उस डिस्टर्बेंस को वैक्यूम से ट्रेवल करा पाता है, और साउंड पार्टिकल जो है वो नहीं करा पाता। उसको मीडियम चाहिए, दूसरा आदमी चाहिए जिसको ये धक्का देगा, जिसको ये धक्का देगा, तब प्रमोट होगा। बट यहाँ क्या है, ये थोड़ा सा हिला और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अपना ट्रेवल करता है और जहां तक जाना जाता है। और डिफरेंट मीडियम्स आता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका बाकी अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का, वो सब अपने आप को कांस्टेंट करके रखता है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होता है, खैर वो भी हम अभी आगे देखेंगे। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस, तो ये तो हमने देखा ही कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो ये सब तामाझामा क्यों हो रहा है? सारा तामाझामा हो रहा है, क्या बताया था आपको, स्टेबल होने के लिए। तो ये जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इसके अंदर एनर्जी है, ये भी स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेबल होने के लिए अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। आप स्टेबल होना चाहते हैं, आपको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर की एनर्जी को 30 सितंबर को या 70th बीपीएससी दे रहे हैं तब जाके रिलीज करना पड़ेगा, एग्जाम में सेलेक्ट होना होगा और कोई पोस्ट लेंगे आप, और तब जाके आपको लगेगा कि नाउ यू आर स्टेबल एंड यू हैव रिलीज योर इंटरनल एनर्जी, और तब आपको शांति मिलेगी। तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है और दैट्स वाई ट्रांसफर करता है एनर्जी को थ्रू स्पेस, थ्रू मीडियम, थ्रू वैक्यूम। जो जिसके अंदर जैसा एनर्जी है वो वैसा प्रोपगेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम से भी अपना एनर्जी रिलीज कर देता है। हम और आप नहीं कर सकते हैं, रजनीकांत कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जिस पर्सपेक्टिव से मैं इसको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, फ्री स्पेस स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है। ये लैम्डा इक्वल टू c/f दिया हुआ फॉर्मूला, लैम्डा वेवलेंथ होता है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, f जो है फ्रीक्वेंसी है, तो इसीलिए c इक्वल टू म्यू लैम्डा या f लैम्डा भी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हमेशा c के बराबर यहाँ पे वैक्यूम में होता है। ठीक है, चलिए, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने ये दिखाया कि कैसे प्रोपागेट करता है। एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं, या इससे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये देखिए, ठीक है, ये एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है, जिसका नॉर्थ पोल है। ये हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था, एक कार्डबोर्ड पे जो हम लोग करते थे, किताब में पढ़ते थे कि एक मैग्नेट रख दो और लोहा का बुरादा रख दो, छोटा छोटा पूरा ऐसे ऐसे फैला दो इसके चारों तरफ। ठीक है, और जैसे ही मैग्नेट रखते हैं तो वो बुरादे जो है ना, ये जो लाइन बना है एक्चुअली वो बुरादा इस तरह से अरेंज कर लेता है अपने आप को। वो बुरादा जो लोहा का बुरादा हमने रखा था वो इस तरह से अरेंज हो जाता है, ऐसे अरेंज हो जाता है। सारा बुरादा जो है एक लाइन में आ जाता है। जो हमने पूरा फैलाया हुआ था अंदर बाहर हर जगह, वो क्या है, ये स्पेस खाली कर देता है और इसके इस लाइन के अलॉन्ग जो है वो अरेंज हो जाता है। तो ये जो लाइन बना उसी लाइन को डिपिक्ट कर रहा है, जो वो लोहे का छोटा पार्टिकल जो है अरेंज हुआ था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये जो मैग्नेट है ना, ये अपना कुछ ऑरा निकाल रहा है। ये जो रजनीकांत है, ये जो मोदी जी हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी, या ग्रेट पर्सनालिटी कहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि कोई भी बहुत रिनॉन्ड और फेमस पर्सनालिटी। ग्रेट बनने के लिए तो खैर और भी बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। तो रिनॉन्ड पर्सनालिटी जो है, जिसको दुनिया में सब कोई जानता है, तो वो अपने चारों तरफ जो है ना एक फोर्स का आप कहिए कि एक फील्ड बना के रखते हैं, एक ऑरा बना के रखते हैं, एक जोन बना के रखते हैं, और वही इस लाइन के द्वारा डिपिक्ट किया जा रहा है। तो इनको मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर कर जाता है। देखिए, नॉर्थ से निकला और साउथ में एंटर किया, नॉर्थ से निकला साउथ में एंटर किया, नॉर्थ से निकला साउथ में एंटर किया, नॉर्थ से निकला कहीं दूर से जाके साउथ में आके ऐसे आके एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट
मैग्नेट अपने तरफ जो अपने चारों तरफ फील्ड बना के रखता है। इसी तरह से दो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एनर्जी फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एनर्जी फ्लो कर रहा है। ऑब्वियस सा बात है, जो धनी होगा, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, वो दूसरों को ट्रांसफर कर पाएगा, वो दूसरों को दे पाएगा। ये हायर एनर्जी में है, ये लोअर एनर्जी में है। तो इसके चारों तरफ भी देखिए वैसे ही लाइंस बना हुआ है। अब इन दोनों को अगर मिला देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, देखिए, है ना। इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है और यहाँ पे नॉर्थ साउथ ये चुंबक को दिखाया गया है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है तो वो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है। तो इसमें अगर चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करेंगे ना, चुंबक के पावर को चेंज करेंगे, चुंबक के स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे, तो वो चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, उस चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब कि चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्यों? मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, और इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होता है तो उसके इन्फ्लुएंस में आके मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, ठीक है। और एक बात जो याद रखेंगे कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे प्रीलिम्स में जो इस तरह का सवाल है तो उसको हैंडल करने के लिए एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में हो, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने वाले हैं, हमें आईआईटी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। तो ये इसलिए उस पर्सपेक्टिव से ही समझना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ये बात कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इससे ये जो पॉइंट है ना, इससे सवाल पूछा जाता है। आपसे पूछा है कि गामा रेज का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है या रेडियो का ज़्यादा होता है, या पूरा दे देगा और बोलेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दीजिए। और फ्रीक्वेंसी तो फिर भी हम लोग को याद रहता है, तो कंफ्यूज करने के लिए लैम्डा से दे देगा, ठीक है। तो है क्या, जो हमारा जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो सन से मान लीजिए लाइट निकल के आ रहा है, तो हम तो विजुअल लाइट से देखते हैं, और विजुअल लाइट क्या है? ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। सन के लाइट का जो फोटोन आता है, फोटोन क्या है वो भी अभी देखेंगे। तो उसमें ना अलग अलग काइंड ऑफ एनर्जी है। आप ऐसा समझिए कि अलग अलग काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे आप एक इंसान है, सुबह उठते हैं तो अलग लेवल ऑफ एनर्जी रहता है, दोपहर में अलग रहता है, शाम में अलग रहता है, मनचाहा कोई काम हो गया तो अलग एनर्जी है, मनचाहा नहीं हुआ तो अलग एनर्जी है, ठीक है। तो उसी तरह से सन से जो लाइट निकला हुआ है तो वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। आप एक तरह से समझिए कि उसी एनर्जी को हमने तोड़ दिया है कि एक गामा रेज वाला एनर्जी है, एक एक्स रेज वाला एनर्जी है, एक अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड, रडार, एफएम, टीवी, एएम, सब कुछ, ठीक है। तो एनर्जी को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं? एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई तुमने एनर्जी को वेवलेंथ में कितना ट्रांसफर किया, और तुमने एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में कितना ट्रांसफर किया, और तुमने वेलोसिटी में कितना ट्रांसफर किया। ये हम लोग मैकेनिकल वे में देखा था हमने, है ना, जब हम वो चिड़िया और शेर वाला कंपेयर कर रहे थे कि एनर्जी तो है, अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना एनर्जी किधर खर्च करेंगे, पढ़ने में खर्च करेंगे, घूमने में खर्च करेंगे, या बतौलेबाजी में खर्च करेंगे, बातों में खर्च करेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी वही हिसाब किताब है। तो गामा रेज बोला कि भैया हमको हाई एनर्जेटिक हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, ठीक है, हमको अपना एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी में देना है। एम बोल रहा है कि नहीं, हमको अपना एनर्जी जो है वो हम वेवलेंथ में देंगे, हम लंबा लंबा वेव बनाएंगे, बहुत लंबा लंबा, छोटा छोटा नहीं बनाएंगे, ठीक है। गामा बोला कि हम छोटा ही बनाएंगे बट बहुत ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है, बहुत तेजी से निकलेंगे, ठीक है। तेजी से निकलेंगे मतलब कि एक पॉइंट से एक बार में मेरा बहुत सारा आदमी निकलेगा, छोटा छोटा बना देंगे, ठीक है। और ये बोला कि नहीं भाई, हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट में नहीं निकलेंगे बट बड़ा बड़ा वेव बनाएंगे, ये छोटा छोटा बनाएंगे, ठीक है। इसका ये कहना है। तो वही है कि गामा रेज जो है इसका फ्रीक्वेंसी हाई है, इससे कम होता है एक्स रेज का, इससे कम होता है अल्ट्रावायलेट का, और इसके बाद आता है हमारा विजुअल रेंज जिसमें हम देख पाते हैं। और देखिए कि इसके बाद फिर इंफ्रारेड है, रडार है, एफएम है, टीवी है, एएम है। अब देखिए कि विजुअल रेंज कितना छोटा है। यहाँ से एक सवाल बनता है, देख रहे हैं, इनविजिबल टू ह्यूमन आई इतना ज़्यादा है, इनविजिबल टू ह्यूमन आई इतना ज़्यादा है, और बीच का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम देख पाते हैं, ठीक है, जिसको कि बिब्ग्योर बोलते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष टाइप का बन रहा है। और यही इंद्रधनुष एक्चुअली बादल में बनता भी है, ठीक है, वो लाइट के रिफ्रैक्शन और उससे, ठीक है। तो आप टिंडल इफेक्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो भी पुराने लेक्चर में है। खैर,
तो यहाँ से एक थोड़ा फिलोसॉफिकल बात भी हो जाती है, तो आप अपने ऐसे के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं भाई, कि हमारी आंखों को 99% नहीं दिखता है, हम 1% देखते हैं, और 1% देख के हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने लगते हैं कि हमने दुनिया में सब कुछ देख लिया, एंड देन वी स्टार्ट डिफाइनिंग एंड डिसाइडिंग एवरीथिंग। बट दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज हमने सब चीज़ देखा नहीं है। इसी तरह से हमने विजन 365 में पढ़ा था कि मैटर अगर देखें तो डार्क मैटर और विजिबल मैटर कितना कम था। डार्क मैटर लगभग मेजॉरिटी जो था वो डार्क मैटर है हमारे यूनिवर्स में, और विजिबल मैटर जो है वो काफ़ी कम है, 5% 10% के आसपास विजिबल मैटर है। अभी इस पर रिसर्च ही चल रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी भी बता पाना कि कितना है ये नहीं बता पाया जा सकता है अभी, ठीक है। वो मोटा मोटी बता दिया जाता है कि 50% है, 70% है, 90% है, बट दिस इज ऑल्सो अंडर गोइंग रिसर्च। तो डार्क मैटर और विजिबल मैटर, डार्क मैटर ज़्यादा है, विजिबल मैटर कम है, ठीक है। तो हम जानते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये पूरा स्पेक्ट्रम बनता है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रिक कहीं कोई चार्ज पार्टिकल जो है ये पूरा कहानी शुरू किया, और वो कहानी फैलते 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 हमारे अर्थ तक आता है, ठीक है। और गामा रेज का क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। अल्ट्रावायलेट का इससे और कम होगा, विजुअल रेंज का और कम होगा, ठीक है। रडार का और ज़्यादा कम होगा, और एएम का और भी कम होगा, ऐसा करके कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड तो याद ही है, और उसके बीच में हमारा विजुअल रेज है, और रडार का और कम होता है, ठीक है। एफएम, टीवी ये सब कम होता है, इसको रेडियो वेव्स भी बोलते हैं सबको मिला के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, हाँ, गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव में रडार, टीवी, एफएम, एएम। हमारा रेडियो जो चलता है, टीवी जो चलता है, या जो रडार यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो सब जो है रेडियो वेव के अंदर में आता है। और रेडियो वेव जो है इंफ्रा से भी कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है, ठीक है, मतलब इससे भी कम फ्रीक्वेंसी का है। तो आप समझ सकते हैं, और इसका वेवलेंथ काफ़ी हाई है, ठीक। यहाँ से देखिए ये फ्रीक्वेंसी और ये सब बना के दिखाया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव अगर आप थोड़ा इसमें देखना चाहें कि साइज़ क्या होता है, तो जैसे मून के लिए एक सिक्का का साइज़ है, मून से अगर सिक्का को कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या साइज़ आप कंपेयर कर सकते हैं। अब उस सिक्के को मून के जैसा समझ लीजिए, और उस सिक्के से हाइड्रोजन के एटम को कंपेयर कीजिए, तब कितना छोटा हो जाएगा। अब उस हाइड्रोजन एटम से उसी लेवल पे जाके आप गामा रेज को कंपेयर कीजिए, गामा रेज इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा, 10 पिकोमीटर, ठीक। विजिबल लाइट्स का उसी तरह से बताया गया भाई कि विजिबल लाइट जो है 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, इसका रेंज 400 से 700 नैनोमीटर। तो ये देखिए बैक्टीरिया के साइज का होता है, ठीक है। तो जो हमारा विजुअल लाइट है वो बैक्टीरिया के साइज का होता है। और लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जो होता है ना, वो 100 किलोमीटर हो सकता है। मतलब कि आप जिस शहर में बैठे हैं उस शहर के ऊपर से हो सकता है कि आपका ये पूरा शहर है, और पूरा शहर के ऊपर से हो सकता है कि एक ही रेडियो वेव जा रहा हो। इतना बड़ा होता है रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव इतना बड़ा उसका वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो जब वेवलेंथ उसका ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी उसका कितना कम हो जाएगा। तो ये लेस फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ वाला हो गया, और ये हाई फ्रीक्वेंसी इतना छोटा है तो कितना तेजी से क्रॉस करेगा किसी एक पॉइंट से इस रेडियो वेव को जाना हो और इस गामा वेव को जाना हो, तो आप इमेजिन कर लीजिए। और यही चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो यही पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी बताइए, ऑर्डर बता दीजिए। तो गामा रेज का आपने देख लिया, विजुअल लाइट का देख लिया कि बैक्टीरिया के साइज के हिसाब किताब का होता है, और रेडियो वेव तो आप कभी भूलेंगे नहीं भाई कि पूरे शहर को कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, बट वैक्यूम में जब ये ट्रैवल करते हैं सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो सबका वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी वैक्यूम में सेम नहीं होता तो पता है क्या हो जाता, आप बताइए, सोच के थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और सोच के बताइए कि अगर वेलोसिटी सेम नहीं होता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी सबका सेम है, अगर वेलोसिटी सेम नहीं होता तो क्या होता। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड आंसर योरसेल्फ, ठीक है। चलिए अब हम आंसर करते हैं। अगर वेलोसिटी सेम नहीं होता तो क्या होता, ये जो अलग अलग वेवलेंथ है, ये जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करता, सिंपल। और जब अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करता तो सेम सोर्स से निकलता, बट अर्थ पर अलग अलग टाइम पे पहुंचता। तो पता चला कि गामा रेज सबसे पहले पहुंच गया, सूरज उगा और सुबह सुबह गामा रेज का बॉम्बार्डमेंट हो गया। गामा रेज अभी गया तो दोपहर में एक्स रेज का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, और तब जाके फिर थोड़ा दोपहर कम हुआ तो अल्ट्रावायलेट आ रहा है, और तब शाम में विजुअल लाइट आ रहा है। तो पता चला कि सुबह से शाम के पहले तक हमको कुछ दिखाई ही नहीं देता, शाम में विजुअल लाइट आता और हम देख पाते। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल एट सेम स्पीड इन
इन वैक्यूम दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है, और इसलिए वो साथ में आते हैं। ठीक, तो हुआ भाई कि एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं, तो एनर्जी को मैनेज करते हैं कि कोई एनर्जी अपना फ्रीक्वेंसी में डाल देता है, कोई एनर्जी अपना वेवलेंथ में डाल देता है। सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है। चलिए अब इसका एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, हम अभी आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे आपको और थोड़ा सा फील देने का, बट ये उतना नेसेसरी नहीं है। और ये थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये पेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जिन भी भाई बंधु को, बहनों को पढ़ना होगा, इच्छा होगी, तो वो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। वैक्यूम में अगर एनर्जी ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर होगा, हम और आप तो कर नहीं पाएंगे, हम और आपको तो मैकेनिकल सिस्टम चाहिए। तो वैक्यूम में एनर्जी ट्रांसफर कराने के लिए भाई कौन चाहिए, कोई बड़ा रिनोन पर्सनालिटी चाहिए। वैक्यूम का मतलब कि जब कोई मीडियम ही नहीं हो। देश आप समझिए जब अंग्रेजों के टाइम पे था तो कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहता था, कोई भी व्यक्ति मास प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता था। तो सबसे पहले मास प्रोटेस्ट करना किसने शुरू किया, तिलक ने शुरू किया। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और किसने बोला था ये आप कमेंट में बताइएगा, जो कि हम जानते हैं आप नहीं बताइएगा, खैर दैट्स योर विश। तो और ये एग्जाम में पूछा जाता है, 4-5 बार ये पूछा गया है, ठीक है, कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता है। तो भाई वैक्यूम में जब कोई नहीं उठ रहा है, खाली है, किसी का मन नहीं है, मूड नहीं है, तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा, तो कोई हाईली एनर्जेटिक व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो, जिसके अंदर मैग्नेटिज्म हो। तो तिलक वाज दैट पर्सन एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड मास मूवमेंट, गणपति सेलिब्रेशन, शिवाजी सेलिब्रेशन, ठीक है, अपने अखबार में केसरी और मराठा में लिखते थे। तो खैर ये हिस्ट्री हो गया थोड़ा। तो वैक्यूम में एनर्जी ट्रांसमिट करना, ये इसका एप्लीकेशन है। अब वैक्यूम में एनर्जी क्या ट्रांसमिट होता है, जैसे हमें कम्युनिकेट करना है, अब भैया डीटीएच में बैठ के देख रहे हैं, या हम ही जब वीडियो बना रहे हैं और आपके डिवाइस तक ट्रांसफर करना है, तो ये कैसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा ही तो जा रहा है ना। यहाँ मैकेनिकल वेव से हम अपना पूरा रिकॉर्ड कर लिए अपने डिवाइस में, मेरा हम बोल रहे हैं, मुंह से साउंड वेव निकल रहा है, और साउंड वेव जो है वो पूरा कन्वर्ट होके मेरे डिवाइस में स्टोर हो जाएगा। और वही स्टोरेज में जो लोचा होता है ना, जो लफड़ा होता है, जो पूरा दिक्कत होता है कि कैसे स्टोर होना है, और उसकी वजह से साउंड का क्वालिटी खराब हो जाता है और कभी कभी नहीं आता है। तो खैर कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज होता है, हम रडार के लिए यूज करते हैं, रडार भी कम्युनिकेशन डिवाइस ही है। रडार को किसने इन्वेंट किया था, ये भी कोई व्यक्ति बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी करना है, या वैसे जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यही जो स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, जैसे ये लाइट का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, तो उस स्पेक्ट्रम को बेचा जाता है, जो हमने सुना था बड़े होते हुए कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, या स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो रहा है, सरकार ऑक्शन कर रही है। तो दिस इज दैट स्पेक्ट्रम, ठीक है, और इसको बेचा जाता है और इसी स्पेक्ट्रम का यूज करके कम्युनिकेशन किया जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको रिवाइज करा देते हैं जो मेंस 365 में था, नेटवर्क स्लाइसिंग। छोड़िए वीडियो लंबा हो जाएगा, नेटवर्क स्लाइसिंग आप जाके विजन वाले वीडियो में ही देख लीजिएगा। रडार सिस्टम है, अब बोले तो बता देते हैं यार। नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है, नेटवर्क को स्लाइस कर देना ऑन डिमांड। जैसे होता क्या, एक घर में एक वाईफाई लगा हुआ है और आप 8-10 लोग जो है उससे कनेक्ट किए हुए हैं, तो स्पीड कम हो जाता है, बाकी चीज कम होता है। लेकिन मानिए कि आपको अगर स्लाइस करके एक पार्ट उसका दे दिया जाए ऑन डिमांड की, लो इतना में अभी सिर्फ तुम्हारा काम चलेगा, ठीक है, तो स्पीड वगैरह, डेटा ट्रांसफर वगैरह अच्छा हो जाता है। इसी को बोलते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग। आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि जो ब्रेड हम लोग खाते हैं तो ब्रेड स्लाइस किया हुआ रहता है, लेकिन उसको इमेजिन कीजिए कि बस वो एक पूरा एक टुकड़ा है, ठीक है, पूरा एक टुकड़ा उसको खाना है, तो खाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना, तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा। अनइवन साइज तोड़ के खाएंगे, 2 दोस्त 4 दोस्त मिलकर साथ में खरीदे तो तोड़ के खाएंगे तो लड़ाई भी हो जाएगा, तुम ज्यादा खा गए, तुम कम खा गए, ठीक है। अब क्या किया कंपनी वाले ने, इसको स्लाइस कर दिया कि लो भाई अब तुम डिसाइड कर लो कि 2 ब्रेड खाओगे कि 3 ब्रेड खाओगे कि 4 ब्रेड खाओगे कि 5 खाओगे कि 6 खाओगे। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क स्लाइसिंग, ठीक है। यूवी रेज, ठीक है, बैंक नोट को चेक करने में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। देख लीजिए यहाँ पे यूज हो रहा है कि बैंक नोट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बैंक नोट चेक करने के लिए यूज करते हैं कि नहीं, तो करते हैं। अगर किसी ने फर्जी सीरीज देखा होगा शाहिद कपूर वाला, तो उसमें ये चीज किया जाता है यूवी रेज वाला, और इससे भी नहीं पकड़ाता है। शाहिद भाई इतने मास्टरमाइंड होते हैं तो नोट को जला के देखना पड़ता है, तो बोला जाता है कि भाई असली नकली चेक करने का चक्कर में पूरे देश का सारा नोट जलाना पड़ जाएगा। इंफ्रारेड रेडिएशन इज यूज्ड फॉर नाइट विजन। जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे होते हैं तो वो नाइट विजन का यूज करते हैं ताकि रात को देख सके। हमारे घर में जो सिक्योरिटी कैमरा लगता है, लगाया जाता है, तो उसमें भी नाइट विजन यही इंफ्रारेड के बेसिस पे ही वो चीजों को अंधेरे में भी देख पाता है।
क्यों? क्योंकि उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन को कैच करने की शक्ति होती है, ठीक है। अब वही सारा चीज़ है, देख लीजिए वेवलेंथ है, ठीक। गामा रेज क्या यूज होता है? कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज किया जाता है। और ये भी हमने देखा था कि कैंसर सेल को कैसे किल किया जाता है, कैसे एक आदमी को लिटाया जाता है और सारा चीज़ डिटेक्ट करके और एकदम कंसंट्रेट करके उसी ट्यूमर पे मारा जाता है, व्यक्ति के सर के अंदर जहाँ पे ट्यूमर है उसको किल करने की कोशिश की जाती है। तो गामा रेज का इसलिए यूज होता है। एक्स रेज का देखिए हड्डी वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। चूंकि गामा रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर इसको एक्सरे के लिए यूज करेंगे तब तो पूरा हड्डी वड्डी ही गला देगा। एक्सरे इससे थोड़ा कम एनर्जी वाला होता है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो ये एक्सरेज हमारे मतलब बोन डिफॉर्मिटीज और बाकी चीज़ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट काहे के लिए होता है भाई? तो अल्ट्रा वायलेट जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज़ किया जाता है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारा स्किन उसको एब्जॉर्ब करता है, और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो कैंसर हो जाता है। और यहीं से सवाल बनता है कि ओजोन होल में जब छेद होता है तो अल्ट्रा वायलेट जो है वो धरती पर ज़्यादा आ जाता है, और धरती पर जब ज़्यादा आता है तो जिनका स्किन सेंसिटिव है उनको स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। तो अगर आपका मन करे तो यहाँ पर जवाब दे दीजिएगा कि ओजोन होल जो है उसको ठीक करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया था जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे सबसे सक्सेसफुल अभी तक का वर्ल्ड एग्रीमेंट है। क्लाइमेट और पेरिस ट्रीटी और ये वो कुछ नहीं, बस वही एक है जो कि सबसे सक्सेसफुल है, और ओजोन होल जो है वो सही हुआ, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेड, वो विजिबल लाइट तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंफ्रारेड क्या है? ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर, रेडिएटर, ठीक है। तो जो भी हमारा जैसे एसी वगैरह चलाते हैं तो एक तरह से आप समझिए कि अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है और उससे हीट भी निकल रहा है, तो वो इंफ्रारेड के तरीके से निकलता है। उससे कम होता है माइक्रोवेव, जिसको कि खाना वाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मोबाइल का जो वेव है वो भी माइक्रोवेव है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि माइक्रोवेव का खाना जो है वो ठीक नहीं है, माइक्रोवेव का खाना जो है बहुत अनहेल्दी होता है। तो पता नहीं, अब फंडामेंटल लेवल एकदम डीप अंदर एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, बट ऊपर ऊपर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप देखिए तो भाई मोबाइल का तो वेव हम लोग के आसपास है ही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वही सेम चीज़ माइक्रोवेव में भी है, ठीक है। रेडियो टेलीविजन जो है उससे भी कम का फ्रीक्वेंसी वाला वेव होता है, और ये सब कुछ आ जाता है रेडियो वाले में, ठीक है। रडार भी यहीं पे आता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लीजिए, ताकि इसको 2-3 बार देखिए और आपको याद हो जाए, ठीक है। ये है इसका एप्लीकेशन। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम इन विच इट इज ट्रैवलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा प्रॉपर्टी है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने क्या बोला? रजनीकांत है। रजनीकांत को मीडियम चाहिए नहीं जाने के लिए, ठीक है, बिना मीडियम के ट्रेवल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, ठीक। लेकिन जब रजनीकांत रोड पे निकलते हैं, ठीक है, और रोड खाली नहीं है तो क्या होता है? भीड़ लग जाता है। अब भीड़ लग जाता है तो जो इनका काफिला 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकता था, अब भीड़ लगने के वजह से, इनके मैग्नेटिज्म के वजह से, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भीड़ लगा है उसके वजह से इनका वेलोसिटी कम हो जाएगा, इनका वेलोसिटी कम हो जाएगा। लेकिन क्या इनका एनर्जी कम होगा? नहीं, एनर्जी कम नहीं होगा, एनर्जी उतना ही रहेगा, बट सिर्फ वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो वही बात देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट ऑन, जस्ट अ सेकेंड, डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम, ठीक है, जिस मीडियम से जा रहे हैं। रजनीकांत खाली रोड से गए तो तेजी से जाएंगे। मोदी जी अगर हवाई जहाज से चलते हैं, हवाई जहाज से किसी विदेश की यात्रा करते हैं, तो सारा चार्ज है, सब कुछ है, लेकिन आप समझिए कि एक तरह से वैक्यूम से जा रहे हैं, उनके स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ता है, तेजी से जाते हैं, 1 घंटे में चले जाएंगे, 2-4 घंटे में जहाँ दूसरे देश में जाना वहाँ चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी जब सड़क पर निकलते हैं, ठीक है, जब चुनाव प्रचार का टाइम होता है, मान लीजिए बनारस में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो देखते हैं फिर वो अपने लैंड ओवर के बाहर निकलते हैं, चारों तरफ से फूल वूल गिरते रहता है, लोग चारों तरफ खड़ा होते हैं। और फर्दर दैट मैटर कोई भी बड़ा नेता, मतलब ऐसा मत समझिएगा कि आई एम बायस्ड टुवर्ड मोदी जी और आई एम एंटी टुवर्ड एनीबॉडी, मतलब फॉर दैट मैटर आप किसी को भी ले सकते हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, कोई भी बड़ा नेता जब चुनाव रैली करते हैं तो उनका स्पीड कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका वेलोसिटी कम हो जाता है, बट एनर्जी कम नहीं होता है, एनर्जी उतना ही रहता है। जब वापस अपने घर जाता है तो वो मोदी जी ही हैं, वो लालू जी ही हैं, वो नीतीश जी ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वेलोसिटी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, बट बाकी चीज़ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, जो इनका फंडामेंटल नेचर है, जिसके वजह से ये आज वहाँ पे है, जिसके वजह से आज इतने बड़े आदमी हैं, जिसके वजह से आज इतने बड़े लीडर बने हैं, वो चीज़ नहीं चेंज होगा। वो चीज़ चेंज होने लगे तब तो दिक्कत होगा। ये चीज़ें तो हमारी है जो चेंज हो जाती है 4 लोग के बोलने से, ठीक है, बट उनको 4 लोग से फर्क नहीं पड़ता है, 4 लोग की वजह से सिर्फ उनका स्पीड कम होता है। मेरे ख्याल से इतने के बाद तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रेडियो वेव एंड एक्स रेज, अब पूछेगा कि दोनों का स्पीड सेम है क्या वैक्यूम में? तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, ट्रू, ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट,
ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था पीछे हमने क्या डिस्कस किया कि अगर अलग अलग स्पीड से आएगा तो हम तो सिर्फ 2-4 घंटा के लिए देख पाएंगे, बाकी टाइम तो हम अंधे हो जाएंगे, ठीक है। और गामा रेज का बोmbardment होगा, एक्स रेज का बोmbardment होगा, बट ऑल द elements of electromagnetic spectrum come at the same time at same speed, c equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज है। अब एक सवाल है जो एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रीजन बिहाइंड फोटोन ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल द अदर पार्टिकल कैन नॉट। अदर पार्टिकल नहीं ट्रैवल कर सकता और फोटोन कर सकता है। देखिए, एक होता है न्यूटोनियन फिजिक्स जो है, जो हमने देखा था, न्यूटन का मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हुक्स लॉ देखे तो इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, स्प्रिंग वाला। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और न्यूटन और हुक के बीच में इसी वजह से लड़ाई हुई और हुक्स को लोग मतलब इनका तस्वीर तक नहीं मिलता, इनका तस्वीर मिटा दिया गया, ठीक है। न्यूटन का इतना बोलबाला था। तो खैर, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो न्यूटन का जो भी लॉ लगता है, वो जो चीज हमें दिखती है, डब्बा, बॉल, हम, आप, जानवर, गधा, पेड़, इन चीजों पे लगता है, ठीक है। लेकिन अगर एटॉमिक लेवल पे जाएं, वेव नेचर पे चले जाएं कि किसी भी पार्टिकल के अंदर मटेरियल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, तो इस तरह का अगर क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे चले जाएंगे ना, तो फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप घर में जो आपका व्यवहार है वो अलग है और बाहर में आपका व्यवहार अलग है, दुश्मन के प्रति व्यवहार अलग है, दोस्तों के प्रति व्यवहार अलग है, और जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं उसके प्रति आपका व्यवहार अलग है। व्यवहार बदलता है समय के साथ, तो उसी तरह से फॉर्मूलाज बदल जाते हैं, ठीक है। तो हम चूंकि फोटोन लेवल का बात कर रहे हैं, फोटोन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर अभी हमने साइज कंपेयर किया था तो आपको ये ध्यान होगा कि क्या साइज होता है इसका, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सवाल पूछा है कि फोटोन लाइट के स्पीड से कैसे ट्रेवल करता है। तो E इक्वल टू mc स्क्वायर जो फॉर्मूला हमारे चाचा आइंस्टीन ने दिया था, उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है ना वो मास इंटू सी का स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब इसको आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि एनर्जी, जो भी एनर्जी है, या तो वो मास में जा रहा है, वजन बढ़ाने में जा रहा है, और नहीं तो अपना स्पीड बढ़ाने में जा रहा है, ठीक है। m नहीं तो c मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी को कोई बोला कि नहीं भाई हम थोड़ा सा बैलेंस रहेंगे, हम ना मतलब थोड़ा मास भी चाहिए, थोड़ा स्पीड भी चाहिए। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के अंदर मास भी है तो थोड़ा स्पीड भी है, निकलते हैं, घूम फिर लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, खाना वाना बना लेते हैं, अपना दौड़ बौड़ जॉगिंग वगैरह कर लेते हैं, तो मास भी है, स्पीड भी है। बट हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एकदम स्टेबल है, जिसको कि एकदम स्पीड ही नहीं चाहिए, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, तो सारा का सारा एनर्जी मास में कंजर्व कर लेगा, सारा का सारा एनर्जी मास में रहेगा। बट ऐसा कुछ तो है नहीं। देखते हैं कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है जो इतना बड़ा है वो भी मूव करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल मेरा मन कर रहा है फिर पूछने का, लेकिन छोड़िए, फिर ये ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट भी मूव कर रहा है, ठीक है। हमारा पूरा अर्थ इतना बड़ा है, मास है, लेकिन मूव कर रहा है। सन है तो हमारी गैलेक्सी अगर मूव कर रही है तो सन भी मूव कर रहा है। तो मूवमेंट तो सब में है, तो मूवमेंट एब्सोल्युटली जीरो है नहीं, ठीक है। हो सकता है किसी का जीरो हो, बट हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, हमें जो अपने एग्जाम के हिसाब से सोचना है उसके हिसाब से है भाई कि मास भी होगा और थोड़ा मूवमेंट भी होगा, ठीक। लेकिन फोटोन लेवल पे जब जाते हैं ना तो वो अपना पूरा एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर देता है स्पीड में और मास कर लेता है जीरो, ठीक है। और जब मास जीरो कर लेता है ना तो वो उसका पूरा एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाता है स्पीड में, और जब पूरा एनर्जी स्पीड में कन्वर्ट होता है तो वो स्पीड उसका रीच कर जाता है स्पीड ऑफ लाइट में, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इधर से कटौती करेंगे, मास में ले जाएंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कटौती करेंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा मास जो है ना हम स्पीड बढ़ाने में ले जाएंगे तो वो स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट में चला जाएगा। इस तरह से हमें याद रखना है कि फोटोन जो है वो मासलेस होता है बट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। फोटोन हाई फ्रीक्वेंसी क्या एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा? हाई फ्रीक्वेंसी क्या एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा? आप बताइए। हाई फ्रीक्वेंसी है, तेजी से आता जाता है, बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है। तो अगर पिछला वीडियो आपने देखा तो उसमें जो आदमी था मैकेनिकल वेव में, साउंड वेव में हम देख रहे थे, तो अगर वो तेजी से आगे पीछे कर रहा है तो जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन जा रहा है, और मान लीजिए कोई गलत इंफॉर्मेशन चला गया तो उसको ठीक भी जल्दी किया जा सकता है। बट अगर आदमी दूर दूर है, ठीक है, दूर दूर है, तो कोई गलत इंफॉर्मेशन गया तो उसको ठीक करने में दूसरा दिन लग जाएगा, अगले दिन फिर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूर दूर था, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है कि जब फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए एक्यूरेसी अगर आपको देखना है,
हम टीवी पे देखते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टीवी है, अलग अलग फोटो आता है। क्या ये जो टाइगर दिखता है एकदम एक्यूरेट दिखता है? नहीं, एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं दिखता है, ठीक है, चाहे आप कितना भी बेहतरीन टीवी का नहीं बना ले, एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं दिखेगा। आप मेस्मराइज हो जाइएगा कि अरे बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बट एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। मतलब क्यों क्यों एग्जैक्टली नहीं दिखेगा? क्योंकि भाई इसका फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम है, ये रेडियो वेव वाले जोन में आया हुआ है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आप टीवी का जितना ओलेडी बना दीजिए, एलईडी बना दीजिए, जो भी बना दीजिए, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, ठीक। बट यहाँ पे देखिए, जब हमारा बोन डिफॉर्मिटी होता है तो वो चूंकि इसका फ्रीक्वेंसी हाई है, इसलिए ज़्यादा अंदर घुस घुस के डिफेक्ट को निकाल पाता है, ज़्यादा अंदर घुस घुस के डिफेक्ट को निकाल पाता है। अगर इसका एक्यूरेसी अच्छा होता ना, अगर इसका एक्यूरेसी अच्छा होता रेडियो वेव का, तो हम एक्सरेज का यूज ही नहीं करते बोन डिफॉर्मिटी के लिए, हम रेडियो वेव को यूज करते। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव से हमारे शरीर को नुकसान, साइड इफेक्ट कम होता, एक्सरे से ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। अगर आप 20-25 दिन एक्सरे के संपर्क में रहिए तो पता चलेगा कि मतलब कैंसर वैंसर भी होने का चांसेस है। तो अगर इसी का एक्यूरेसी होता तो फिर हम इसका यूज करते, बट इसका एक्यूरेसी नहीं है, इसका एक्यूरेसी नहीं है, विजुअल लाइट का एक्यूरेसी नहीं है। अगर विजुअल लाइट का एक्यूरेसी ठीक होता तो फिर हम एक्सरे क्यों करते? जहाँ पे हाथ टूटा या हाथ में दर्द है तो हम वहाँ पे टॉर्च जला देते और हाथ के आर पार कर देते। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये हाथ है तो यहाँ से हम टॉर्च जला देते और हमारा वो इधर रिफ्लेक्ट होकर आ जाता कि कहाँ पे डिफॉर्मिटी है, बट वो नहीं आता है, इसलिए हमें एक्सरे यूज करना पड़ता है। इसका एक्यूरेसी और ज़्यादा है, इसलिए ट्यूमर्स ब्रेन में बहुत, मतलब 0.5 सेंटीमीटर 0.05 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो उसको भी ये किल कर देता है। वाई? बिकॉज इट हैव वेरी हाई एक्यूरेसी। और हाई एक्यूरेसी क्यों है? गामा का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। ये पूरा डिटेल है इसका, अभी हम लोग बात करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। तो ये क्यों हम करते हैं, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम और बायां हाथ नियम? तो देखिए भैया, सारा तामा झामा हर चीज एप्लीकेशन के लिए होता है कि हम क्या एप्लीकेट कर पाते हैं अपने जीवन में, उसको क्या उतार पाते हैं। देखिए ये सब एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है। और सिविल सर्विसेज में एप्लीकेशन पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज को मतलब है एप्लीकेशन से। और ये जो डिटेल्स वगैरह है ना, या कैसे ये बन रहा है, ये काम है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, ठीक है, जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं। हमारा काम है यहाँ पे, और इसको समझने के लिए हमने इसको थोड़ा सा देखा कि भाई चीजें हो कैसी रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल पूछ देता है कि क्या है। तो ये भी हमने स्कूल में पढ़ा है कि भाई अंगूठा खड़ा करते हैं, एक उंगली को सामने कर लीजिए अंगूठा के बगल वाला को, और जो तीसरा उंगली है जो मिडिल फिंगर है उसको तीनों के तीसरे के परपेंडिकुलर रखिए, और दो उंगली को जो है वो अंदर की तरफ रखिए, और एकदम बिल्कुल ऐसा XYZ एक्सेस बना दीजिए, जो हम लोग कॉपी पे बनाते हैं कि X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, ठीक है। फ्लेमिंग का रूल निकालने के लिए यही करते हैं कि एक इधर एक इधर एक इधर। अब होता क्या है, देखिए फ्लेमिंग का रूल में क्या होता है कि हमें डिसाइड करना होता है कि जो डायरेक्शन है, या तो जो फोर्स जनरेट हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, उसका डायरेक्शन हमको पता चले। ये डायरेक्शन क्यों पता करते हैं? ये डायरेक्शन इसलिए पता करते हैं ताकि हम देख सकें कि भाई हम जो अपने रियल लाइफ में एप्लीकेशन करते हैं, जो चीज़ें जैसे मोटर जनरेटर है, तो हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको वायर में तो कलेक्ट करना होगा ना, तो कैसे करेंगे अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता होगा। अगर मोटर से एनर्जी निकल रहा है तो हमें पता होना चाहिए ना कि फोर्स किधर निकल रहा है, ताकि हम उस फोर्स को हार्नेस कर सकें और चक्का को घुमा सकें, है ना। तो इसी चीज के लिए किया जाता है। इसको मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए नहीं किया जाता है। जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल है वो हमें डायरेक्शन बताता है कि इन विच डायरेक्शन द फोर्स और इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन जनरेटेड बाय यूजिंग द अप्लायंसेस, ठीक है। और डायरेक्शन ही वो चीज है जो कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाता है। तो डायरेक्शन फ्लेमिंग भाई भी निकाल रहे थे। मैग्नीट्यूड तो पढ़ाई तो यार सब खुद से कर लेते हैं, मटेरियल सबके पास अवेलेबल है, किताबें सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, बट यू नीड डायरेक्शन, यू नीड हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड, व्हेन टू रीड, और एग्जाम कैसे हैंडल करना है, बाकी सब चीजें, ठीक है। तो दिस इज द थिंग विच फ्लेमिंग इज गिविंग अस, ठीक है। तो हमें भी अपने बीपीएससी के तैयारी के लिए फ्लेमिंग चाहिए। देखिए ढूंढा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? लेफ्ट हैंड रूल बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देंगे, ठीक है, तो कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, ठीक है, और हमें डिसाइड करना है कि वो फोर्स क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रजनीकांत, उनके अंदर
वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, ठीक है, और रजनीकांत कहीं बाहर निकले, ठीक है, रोड पे घूमने के लिए। लेकिन वहीं पे उसी टाइम पे मान लीजिए मुंबई में शाहरुख खान भी उसी जगह पे जुहू चौपाटी पे पहुंचे हुए हैं जहाँ पे रजनीकांत पहुंचे। मान लेते हैं पटना, ठीक है, पटना रजनीकांत आए हैं घूमने के लिए किसी काम से, लालू यादव से मिलने के लिए, और शाहरुख खान आए हैं जो नीतीश कुमार से मिलने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है ना कि ये दोनों भी एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है और इनके अंदर मैग्नेटिज्म है, तो ये भी इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, शाहरुख खान जो है ना एक फोर्स जनरेट करेंगे, क्यों भाई, किंग खान है, नया नया सुपरस्टार है, रजनीकांत तो फिर भी थोड़ा बूढ़े हैं, शाहरुख खान के पीछे तो मतलब लड़का लड़की हर कोई दीवाना है, ठीक है, जो लड़कियां जितनी शाहरुख खान की फैन उतना रजनीकांत का फैन नहीं है, ठीक है, तो कम से कम नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, मैं साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा। तो ये भी कुछ एक फोर्स जनरेट करेंगे, रजनीकांत को लगेगा यार कि इस लड़के में कुछ तो बात है, मतलब ये थोड़ा सा जो है ना फोर्स जनरेट कर रहा है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, और उसी डायरेक्शन को पता करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल को डेवलप किया गया। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं तो वो जो फोर्स महसूस करता है उस फोर्स का हमें डायरेक्शन पता करना है कि वो फोर्स जाएगा किधर, ताकि उस फोर्स का इस्तेमाल किया जा सके कोई अच्छा काम करने के लिए। तो देखिए होता क्या है कि अगर करंट इस उंगली की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, और इसको इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मतलब इधर डायरेक्शन में, मान लीजिए कि इधर डायरेक्शन में शाहरुख खान जा रहे हैं, ठीक है, और रजनीकांत आए और इधर डायरेक्शन में जाने लगे, रजनीकांत को फोर्स महसूस हुआ। अब रजनीकांत चाहते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो पता चले, तो रजनीकांत को पता चला कि ये फोर्स जो है ना एकदम ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लग रहा है। तब इनको पता चला कि अच्छा ये जो शाहरुख फोर्स जनरेट करता है ना, इसको ऊपर वाले का गिफ्ट है, इसको ऊपर वाला ही फोर्स दे रहा है, ठीक है, कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर है, ये दोनों जमीन पे चल रहे हैं और फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ से आ रहा है और वही जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है मतलब भगवान की तरफ जा रहा है, अल्लाह की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इस चीज को आप यहां से समझिए भाई कि ये जो मोटर है, मोटर का ये जो रोटेट करता है, तो इसको रोटेट करा के हम लोग चक्का घुमाते हैं, चक्का घूम रहा है, बट वो घूमेगा तो डायरेक्शन पता रहेगा तभी हम उसको यूज कर पाएंगे, और दैट्स वाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में क्या बोलता है कि कंडक्टर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो एक इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस होता है, उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं तो करंट जो इंड्यूस होता है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। यानी जनरेटर में अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा किधर से, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो बेसिक लेवल पे डायनेमो और मशीन वगैरह लगता है, तो उसमें जब हम जो देखिए ऐसा इस तरह का दिखता है कुछ ये, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसका डायरेक्शन हमें मालूम होना चाहिए, उसी हिसाब से वायर लगाएंगे, नहीं तो प्लस माइनस गड़बड़ हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि प्लस किधर से आ रहा है, माइनस किधर से आ रहा है, और उसी हिसाब से वायर जोड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए कि राइट हैंड रूल से क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पता करते हैं, और लेफ्ट हैंड रूल से क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करते हैं। अब आप बोलेंगे यार कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में कैसे याद रखेंगे। एग्जाम में ऐसे याद रखेंगे कि घर में जब पानी चलाना रहता है, मोटर चलाना है, तो आप कैसे चलाते हैं, ऐसे सो के उठते हैं, सुबह में 5 बजे चलाना है तो भाई ऐसे आँख मीचते मीचते जाते हैं और बाएं हाथ से मोटर दबा देते हैं, कोई डर नहीं है कि भाई मोटर खराब होगा या मोटर से कुछ झटका लगेगा। लेकिन जब जनरेटर आपको कोई चलाने के लिए बोल दे, और किसी ने जनरेटर का जमाना देखा हो, जनरेटर चलाया हो, ये वाला जनरेटर जिसमें हैंडल लगाया जाता था, या किसी ने, आप लोग में से श्योर किसी ने खेती वाला भी काम किया होगा, तो खेती में क्या होता था कि हम लोग पीटर चलाते थे, उसको गाँव में पीटर बोलते हैं, तो पीटर का हैंडल होता था, उसको घुमाना पड़ता था तब जबकि ये स्टार्ट होता है। तो इसको क्या आप बाएं हाथ से घुमा सकते हैं, बाएं हाथ का खेल नहीं है, इसके लिए पावर लगता है, ठीक है। तो जनरेटर को राइट हैंड रूल से हम लोग यानी राइट हैंड से चलाते हैं, मोटर को लेफ्ट हैंड से चलाते हैं, और मोटर का काम क्या होता है, चक्का घुमाना यानी फोर्स देना, तो फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं, और जनरेटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इसलिए जनरेटर वाला जो राइट हैंड रूल है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन बताता है। क्लियर, सॉर्टेड, सिंपल, ठीक है। देखिए यही चीज लिखा हुआ है, डायरेक्शन फोर्स का, डायरेक्शन करंट का, सॉर्टेड एंड सिंपल, फ्लेमिंग्स रूल खत्म। अब यहीं पे आता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल से फ्लेमिंग को कंफ्यूज नहीं करना है। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उस वायर को हम पकड़ लें, ठीक है, पकड़ना नहीं है,
लेकिन बोल रहे हैं कि अगर पकड़ लें, कवर वाला तार है मान लीजिए और घर वाला तार है, आयरन वाला तार है, आयरन को ऐसा लगा दीजिए प्लग में और उसके चारों तरफ जो लगा हुआ वो तो कॉइलिंग आपको प्रोटेक्ट कर ही लेगा। अब उसको पकड़िए तो आपका अंगूठा जो है वो करंट के डायरेक्शन में है और आपका जो ये सारा उंगली मुड़ा हुआ है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। मतलब अगर हम आयरन भी करते हैं ना तो आयरन का जो वायर है जो हम यहाँ प्लग यहाँ पे खोजते हैं तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। वो अलग बात है कि करंट का फ्लो जो है मतलब ये वीक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको एकदम बहुत अचानक से महसूस हो। लेकिन आपने ये सुना होगा कि जो बहुत हाई वोल्टेज वाला तार होता है 11,000, 22,000, 50,000, 11 लाख वाला तार होता है तो कोई उसके नज़दीक भी जाता है ना तो बोलता है कि खींच लिया तार। तो खींच लेता है इसीलिए क्योंकि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम पहुंचते हैं वो सट से खींच लेता है हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया ये है रजनीकांत, ठीक है, ये दूर से नहीं मारेंगे, ठीक, इनका एक फील्ड है, उस फील्ड में आप पहुंचे और वो खींच लेंगे अपने तरफ, ठीक है। यही चीज़ को उल्टा कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। ये चीज़ है, ये डिफरेंस है फ्लेमिंग और मैक्सवेल में, ठीक है। कि फ्लेमिंग क्या करते हैं, फ्लेमिंग ये मोटर और जनरेटर के बारे में बताते हैं और मैक्सवेल जो है वो थोड़ा सा और डीपर लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं और वो करंट और करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता चल रहा है और फोर्स जो जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन पता चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें थी तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत छोटा सा यहाँ पे एक डिस्कशन आपको कर देते हैं 5 मिनट में कि हाउ डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। बट जो भी भाई बंधु अब छोड़ना चाहते हैं आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, बट अगर इंटरेस्ट है तो सुन भी सकते हैं। मैकेनिकल वेव का हमने देख लिया था कि मैकेनिकल वेव कैसे प्रोपगेट करता है, मैकेनिकल वेव का तो पूरा लेक्चर ही बना था। तो हुआ कि भाई कि लाइट सच में क्या वैक्यूम से ट्रैवल करता है, लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पीपल तो इट वाज सो इम्पॉसिबल कि कैसे से ट्रैवल कर सकता है। तो अगर हमें जानना है तो उसी के लिए मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया। अब मैक्सवेल का इक्वेशन को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे कोर्स करना पड़ेगा, स्टैनफोर्ड मैसाचुसेट्स में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, जो अब आप लेंगे नहीं, ठीक है। तो लाइट विल ट्रूली, हाँ लेंगे, सर्विस में जाने के बाद जब छुट्टी मिलेगी तो आप ऑक्सफोर्ड और किसी कैम्ब्रिज कहीं जहाँ से भी आपको कोर्स करना कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसके लिए आपको भेजेगी, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। बट उस समय आप इस पर रिसर्च थोड़े ना कर रहे होंगे, उस समय आप पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस वगैरह पर रिसर्च करेंगे। ट्रूली ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, लाइट ट्रैवल कर सकता है क्या, ये विश्वास नहीं होता था, मैक्सवेल ने प्रूव किया। अब इसका फीलिंग कैसे लेना है, ठीक है। तो ये किसी एक मतलब PhD या साइंटिस्ट व्यक्ति का कह लीजिए कि उनका एक थीसिस था, उससे मैंने ये एक पेज जो है वो लिया है आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का समरी उन्होंने बताया कि चार्ज पार्टिकल जो है ना अट्रैक्ट और रिपेल करता है दूसरे चार्ज पार्टिकल को। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। एवरी चार्ज पार्टिकल मॉडिफाई द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। सिंपल सा बात है, रजनीकांत अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई करते हैं। मोदी जी का जहां पे घर बनेगा तो आसपास के स्पेस को मॉडिफाई कर देंगे, सब स्पेस जो है फोर्टिफाई हो जाएगा, वहां पे सैनिक सिपाही रहेगा, पेड़ वेड़ लग जाएगा, सुरंग बन जाएगा, लेकिन वहां पे आम आदमी का घर नहीं रहेगा, उसके ऊपर से नेटवर्क, हवाई जहाज, ये सब जाना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो वो अपने आसपास के एरिया को मॉडिफाई कर देता है। तो चार्ज पार्टिकल भी वही चीज करता है, ठीक है। अमाउंट बाई विच द स्पेस गेट मॉडिफाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सही बात है, मोदी जी PM हैं तो उनका पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं तो थोड़ा कम मॉडिफाई करेंगे, नितिन गडकरी मिनिस्टर हैं तो थोड़ा और कम मॉडिफाई करेंगे, और मान लीजिए कोई सिर्फ MP है, ठीक है, तो वो और कम मॉडिफाई करेगा। तो MP का क्या होगा, सिर्फ उनको एक एरिया मिलेगा रहने के लिए, क्वार्टर मिलता है रहने के लिए, मतलब बड़ा सा बंगलो मिलता है, बट एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर ही हैव नथिंग, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना, अमाउंट ऑफ बाय विच द स्पेस गेट मॉडिफाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा तो उसी के हिसाब से उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। अ चार्ज केप्ट एट वन लोकेशन मॉडिफाई स्पेस समवेयर एल्स। एक जगह चार्ज रखा हुआ है वो बाकी स्पेस को मॉडिफाई करता रहता है, वो हमने देखा, और जितना उसका स्ट्रेंथ होता है उसके हिसाब से वो मॉडिफाई करता है। मूविंग चार्ज क्या करता है, और मॉडिफाई करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये भी हमने पीछे में देखा था, ठीक है। बट अब मान लीजिए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। वो अब फ्लेमिंग वाला तो तामा झामा भी हमने इसीलिए देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो करेगा, इंड्यूस किधर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। शाहरुख और रजनीकांत का भी एग्जाम्पल्स हमने देख लिया। लेकिन बोलता है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट इन अ स्पेस, नाउ लेट्स कंसीडर एन एम्प्टी यूनिवर्स, जहाँ कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट है और एक पॉइंट पर अचानक से कोई चार्ज अवतरित होता है। तो वो चार्ज जब अवतरित होता है ना तो वो चार्ज अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई करता है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो ये पॉइंट ए पे चल रहा है और दूसरे पॉइंट वाले को इसका कोई कानो कान खबर भी नहीं है कि ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर की दूरी पर पार्टिकल है, ठीक। चार्ज पॉपअप करता है पॉइंट ए पे और जब चार्ज आया तो चार्ज कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेगा, लेकिन पॉइंट बी को कुछ पता है नहीं, ठीक है। अब पॉइंट ए के पास बोल रहा है कि जाइए लेट्स गो टू द विसिनिटी ऑफ द चार्ज ए, द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0 बिफोर द चार्ज पॉप्ड इन बट नाउ इट्स चेंज। जब वहां पे कुछ नहीं था तो 0 था, लेकिन जैसे ही चार्ज आया तो वहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। सो एज टाइम पास बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो चार्ज है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ये अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक। तो पहले यहाँ पे कुछ नहीं था तो आया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 0 था, 0 से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब 0 से चेंज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और हम नियम जानते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी इसके आसपास 0 मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। पहले यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 था, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि कुछ m हो गया, ठीक। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, 0 था, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ। तो ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि नियम क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगेन इस स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो यहाँ पे भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अगेन वही कहानी, 0 से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल अगेन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा करके होगा, ठीक है। 0 था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसी चार्ज की वजह से, अब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक करेगा। तो कुछ इस तरह से प्रोपागेट करता है जो हमने यहाँ पे देखा, और दैट्स वाई ये दोनों भाई बंधु की तरह ट्रैवल करते हैं, दैट्स वाई ये भाई बंधु की तरह ट्रैवल करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया था इस वाले पेज में, ठीक है। यही चीज़ समझाया गया है। इस वीडियो को टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपने देखा अच्छा लगा लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, और दोनों ही केस में रीज़न बताइएगा। रहा बात कवर करने का, तो आगे अभी जितना हो पाएगा इसको करते हैं। इंपॉर्टेंट जो 10th क्लास का चैप्टर है, जैसे एसिड बेस का डिमांड आ रहा है, और मेरे हिसाब से लाइट का एक चैप्टर है उसको भी करना चाहिए कवर। तो ये 3-4 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। और बाकी अगर आपने 8th और 9th का पूरा देखा है तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें बाहर की चीज़ों को सिंथेसाइज करके वहीं पे देन एंड देयर डिस्कस किया गया। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई चीज़ छूटने वाला है। आप मान के चलिए कि 90% आपका कवर्ड है, एक्सेप्ट 1-2 पेज जो रटने वाला चीज़ है कि विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है, डी का नाम क्या है, ये वो, ठीक है। और बाकी 1-2 चैप्टर तो एग्जाम से पहले वो चीज़ कवर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक कवर कर लिया है देन यू आर एट मतलब ठीक ठाक पोजीशन पे आप हैं कि आपको साइंस से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्पीडी के लिए भी पूछा गया था। स्पीडी का बहुत छोटा 20-25 मिनट का एक वीडियो आएगा जिसमें कि बहुत क्रिस्प थोड़ा सा डिस्कशन बचा हुआ है, तो वो भी आप मतलब कभी भी कर सकते हैं। आज से 5 दिन बाद भी आएगा तो उसको आप कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, चीज़ों को करेंगे। और जो लोग बीपीएससी 70 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो भाई मतलब धीरे धीरे मटेरियल्स इतना ज़्यादा आएगा, हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे और एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू, बस एक क्लिक पे। और आपको करना क्या है, अपना प्यार देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, कमेंट करना है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए, और एक लास्ट 10-15 दिन में क्या करना है उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।